This video is only for the education and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. दोस्तों, ढेरों क्राइम कहानियां हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जब आप उन्हें सुनते हैं तो वो आपको अंदर तक खिला कर रख देती हैं, आपका इंसानियत से, आपका रिश्ते नातों से विश्वास उठा देती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें काफ़ी रोमांच तो है ही। एक कातिल का जब पता चलता है कि कातिल कौन है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ मन में एक ऐसी भावना भी आती है कि आपका इस दुनिया से ही विश्वास उठ जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी महाराष्ट्र के जलगांव से है और जलगांव के अंतर्गत आने वाले एक छोटा सा गांव चाहड़ी। यहाँ पर एक गरीब परिवार रहता है। इस परिवार में 4 लोग होते हैं। मंगेश पाटिल, उसकी माँ, उसका भाई और उसका पिता। उसके पिता मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। काफी गरीब परिवार। इसी गांव में उनके कुछ करीबी रिश्तेदार भी रहते हैं जो उन्हीं के साथ उन्हीं के गांव में रह रहे होते हैं। अब मंगेश पाटिल नाम का ये बच्चा 2 फरवरी 2019 को, जब शनिवार का दिन होता है, जिसके चलते मंगेश पाटिल को उसके स्कूल से हाफ डे की छुट्टी हो जाती है, वह हर रोज के कुछ समय पहले ही अपने घर पहुंच जाता है और अपनी मां से जाकर कहता है कि मैं शौच के लिए बाहर जा रहा हूं। अब बाहर इसलिए क्योंकि आप भी जानते हैं गांव देहात एरिया में आज भी काफी सारे लोग शौच के लिए बाहर ही जाते हैं, इसलिए मंगेश भी बाहर जाता है। इधर उसकी माँ इंतजार करने लगती है कि चलो वो वापस आएगा तो खाना खाएगा, क्योंकि अभी वो स्कूल से लौटा ही था। लेकिन उसकी माँ के इंतजार की घड़ियां कभी खत्म नहीं होती। वह काफी समय बीत जाता है। फिलहाल उसकी माँ को यही लग रहा होता है कि चलो अभी दोपहर हो गई है तो शाम तक आ जाएगा, जो कि उसकी रोजाना की दिनचर्या में होता है। लेकिन अब शाम भी हो जाती है और धीरे धीरे करके रात हो जाती है। उसके पिता भी मेहनत मजदूरी करके घर लौट आते हैं, पर अफसोस मंगेश पाटिल घर नहीं लौटता। मंगेश की मां सारी बात बताते हुए उसके पिता को बताती है कि मंगेश अभी तक नहीं लौटा है, जिसके बाद दोनों मिलकर गांव के आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को भी मंगेश के बारे में कुछ पता नहीं चलता। उसके चलते अब पूरा गांव चिंता में डूब जाता है। छानबीन करने के साथ साथ इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही थी, लेकिन मंगेश का कुछ पता नहीं चल रहा था। अब मंगेश पाटिल के पिता और गांव वालों ने मिलकर थाने में एक रिपोर्ट लिखवाना जरूरी समझा, क्योंकि 12 साल के लड़के का लापता होना कोई आम बात नहीं थी। पुलिस तुरंत हरकत में आती है, छानबीन शुरू करती है और पास के लोगों से ही पहले पूछताछ की जाती है। पूछताछ में कुछ खास पता नहीं चलता, बस इतना ही पता चलता है कि उसे 2 फरवरी को दोपहर तक ही देखा गया था। अब वह सब करने के बाद पुलिस भी थोड़ा हैरान थी कि आखिर 12 साल का एक लड़का कहाँ जा सकता है। ऐसे ही जांच पड़ताल करते करते 3 फरवरी का पूरा दिन और रात गुजर जाती है। अब शुरू होती है 4 फरवरी की सुबह। दूसरी ओर मंगेश पाटिल के घर वाले और उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। 4 फरवरी का ही दिन चल रहा था कि इसी गांव के पास से एक छोटे से जंगल से किसी एक शख्स ने देखा कि झाड़ियों के बीच एक पैर पड़ा हुआ है। अब जब पैर के पास जाता है तो देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि सिर्फ एक राइट पैर होता है, यानी कि पूरी बॉडी नहीं होती। उसे ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो किसी 12-13 साल के लड़के का पैर है। तो स्थानीय लोगों को थोड़ा शक हुआ कि कहीं यह मंगेश का पैर तो नहीं, और उसके बाद जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्मेशन देकर उनके घर पहुंचाया जाता है। तो घर वाले जो भी इस बात सुनते हैं तो उनकी हालत और बिगड़ जाती है और उसकी माँ का तो रो रो कर और बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उन्हें कहीं ना कहीं इतनी उम्मीद तो थी कि उनका मंगेश मिल जाएगा, लेकिन जब वो ये बात सुनते हैं तो उनकी वो छोटी सी उम्मीद भी टूट जाती है। यह कहना थोड़ा मुश्किल था, पर वो पैर मंगेश का ही था, क्योंकि अभी कोई पुख्ता सबूत, कोई डीएनए टेस्ट इसके ऊपर नहीं किया जाता, लेकिन शुरुआत की इन्वेस्टिगेशन में यही अंदाजा लगाया जाता है। अब पुलिस वालों का दिमाग तो घूम ही गया था कि अगर यहाँ पर एक पैर मौजूद है और बाकी के बॉडी पार्ट्स कहाँ होंगे, ये उन्हें अभी कोई पता नहीं था। इसलिए बाकी की टीम वहां की छानबीन में लगती है। इसी दौरान वहां पे बाकी के बॉडी पार्ट्स भी मिल जाते हैं, हालांकि सर वहां पर नहीं होता। उस बॉडी की हालत बहुत ही खराब होती है, लेकिन फिर भी मंगेश के फैमिली वालों को वहां बुलाया जाता है और कुछ कपड़े और बॉडी पार्ट्स के कुछ निशान देकर मंगेश के घर वाले यह तो कंफर्म कर देते हैं कि यह और कोई नहीं, उनका बेटा मंगेश ही है। अब यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि मंगेश इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, इसलिए अब मंगेश की तलाश खत्म हो जाती है। यहीं से उस शख्स की तलाश शुरू होती है जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन एक बात
और जिस कंडीशन में, जिस हालत में मंगेश मिला था, उसे देखकर तो यही साबित हो रहा था कि इस घटना को अंजाम देने वाला कोई काला जादू, कोई तंत्र मंत्र करने वाला ही है। क्योंकि अगर किसी ने मारना होता तो उसे सीधा मार देता, इस तरह से बॉडी पार्ट काटने का कोई मतलब नहीं था। और इस बात पे जोर इसलिए भी दिया जा रहा था क्योंकि उस समय के अंतराल में पूरे 27 सालों के बाद मौनी अमावस्या अपने चरम पर थी, और यह माना जा रहा था कि बहुत ही बेहतर समय होता है जब लोग पवित्र आत्माओं को अर्पित करते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ावा देते हैं। अगर हम इस केस को दूसरे एंगल से भी देखें कि किसी ने मंगेश को इसलिए किडनैप कर लिया हो या किसी तरह की रकम वसूल कर सके, तो मंगेश एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, यह भी संभव नहीं था। ना ही मंगेश के परिवार वालों की किसी से कोई दुश्मनी थी अब जो इस घटना को अंजाम दे सके। बहुत ही सीधा साधा एक गरीब परिवार। फिलहाल कोई भी एंगल नजर नहीं आ रहा था, इसलिए गांव वालों को सिवाय जादू टोने और तंत्र मंत्र के अलावा उनके दिमाग में और कुछ बात नहीं आ रही थी। लेकिन पुलिस वाले अपनी पूरी ईमानदारी के साथ केस की तहकीकात करते रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि पुलिस वालों को भी अभी तक कुछ समझ में नहीं आया था, ना ही उनके हाथ अभी तक कोई ऐसा सबूत मिला था जो इस केस को सॉल्व कर सके। क्योंकि आप भी जानते हैं कि गांव देहात में ना तो कोई सीसीटीवी कैमरास होते हैं जहां से ये कोई क्लिप्स ले लेते, लेकिन एक किस्मत की बात होती है कि उस गांव में एक ज्वेलर की एक शॉप होती है और उसी शॉप के आगे एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। एक बात यहां पर यह भी थी कि यहां तक पहुंचने से पहले, इस फुटेज को देखने से पहले, पुलिस वाले अपने रिसर्च डॉग का भी सहारा लेते हैं। यानी पहले तो अपने वेल ट्रेन डॉग को उस घटना स्थल पर लेकर जाते हैं, वहां से उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है और वो सूंघ सूंघ कर विक्टिम यानी कि मंगेश पाटिल के घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता और ना ही लोगों को आखिरकार पता चलता है कि ये कुत्ता क्या बताना चाह रहा है। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराया जाता है और हर बार कुत्ता वही करता है, वो हर बार मंगेश के घर के आगे ही आकर खड़ा हो जाता है। फिलहाल पुलिस वालों को यही समझ में आता है कि शायद कुत्ता यह बताना चाह रहा है कि यह विक्टिम का घर है। फिर उस ज्वेलर के शॉप से 2 फरवरी की सारी फुटेज निकाल कर ली जाती है और पुलिस वाले उसे आराम से देखना शुरू करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कुछ मिल जाएगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। उसमें कुछ अजीब सा देखने को मिलता है। उसमें एक भिखारी होता है जो कि 1 से 2 घंटे के दौरान उसी एरिया में आसपास भीख मांगता हुआ नजर आता है। लेकिन खास बात यह होती है कि उसकी जो पोटली होती है वह काफी वजनदार और अजीब दिखाई पड़ रही होती है। यह देखकर पुलिस वालों को थोड़ा शक होता है कि हो ना हो उसी पोटली में ही मंगेश हो सकता है। हालांकि उसका चेहरा साफ फुटेज में दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी एक अच्छे आर्टिस्ट की तरह से उसका चेहरा बनवा लिया जाता है। पूरे गांव में ऐलान कर दिया जाता है कि जो भी इस भिखारी के बारे में बताएगा उसको अच्छी खासी नगद राशि इनाम में दी जाएगी। अब यह सब करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों के हाथ अभी भी कुछ नहीं लगता जिससे कि वो इस केस को सॉल्व कर सकें। और फिर पुलिस वालों को, जिसमें एक खोजकर्ता टीम भी थी, वे सभी बैठते हैं एक जगह, फिर से मीटिंग की जाती है, सब बातों को फिर से रिवाइज किया जाता है। इस बात पे सोच कुछ विचार करते हैं कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ पहलू छूट रहा हो और हमारी आंखों के सामने हो, हमने उस पर ध्यान ही ना दिया हो। इन बातों का रिजल्ट निकल के आता है कि जो कुत्ता होता है, यानी कि जो सर्च डॉग था, उसने हर बार, यानी कि दोनों ही बार इंडिकेट किया था कि मंगेश के घर की तरफ। और पुलिस वालों का घर का दिमाग यहाँ से घूमता है और हमने पूरी दुनिया तो खंगाल ली, लेकिन उसके घर, उसके आसपास कुछ नहीं देखा। तो इसलिए अब उनके घर की तलाशी ली जाती है। उसके आसपास, घर के आसपास के लोगों से दोबारा से फिर से पूछताछ की जाती है, उनके आसपास के घरों की भी जांच करी जाती है। अफसोस ये रहता है कि यहाँ पर भी उनको निराशा ही हासिल होती है। फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना अब इनके घर के मेंबर की जांच की जाए, यानी कि उनके बारे में पता किया जाए, वे कब क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, कौन इनसे मिलने इनके घर आता है। अब इसी से संबंधित गांव वालों से जब सवाल जवाब किया जाता है कि यह क्या काम करते हैं, कहाँ जाते हैं और कौन इनसे माला जाता है, तो इसी दौरान एक शख्स का नाम सामने आता है। एक शख्स जो इनके घर पर लगातार आता जाता है, उस शख्स का नाम होता है समाधान पाटिल। जिसके बाद पुलिस वाले समाधान पाटिल को बिना किसी देरी के थाने पूछताछ के लिए बुला लेते हैं। अब पूछताछ में पुलिस सवाल करती है कि आखिरकार तुम उसके घर लगातार आया जाया करते थे, तुम्हारा क्या रिश्ता है। अब जब पुलिस ये पूछताछ करती है तो समाधान पाटिल बताता है कि
भाई वो तो मेरे मामा मामी हैं, वो मेरे सगे मामा मामी हैं और मैं उनके घर कभी भी आ जा सकता हूँ। हम एक ही गांव में रहते हैं, हम रिश्तेदार हैं और हमारा आना जाना तो लगा ही रहता है। अब यहाँ पर भी पुलिस वालों को निराशा हासिल होती है, क्योंकि ये बात तो सच है, जब वो एक सगा रिश्तेदार है, एक उसके मामा मामी है, उनका भांजा है, तो वो ऑफ कोर्स किसी न किसी काम, कोई ना कोई काम पड़ता रहता है, वो अक्सर उनके घर आता ही जाता होगा। लेकिन फिर भी पुलिस समाधान पाटिल पर नजर रखती है और नजर रखने के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि समाधान पाटिल अपनी मामी के घर तभी आता है जब उसका मामा घर से बाहर होता है और उसके दोनों बच्चे स्कूल में। अब यह हरकत सवाल खड़ा करती है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों करता है। तो शक की बुनियाद पर ही उसे उठा लिया जाता है और अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। अब यहीं पे पुलिस वाले एक तीर हवा में छोड़ देते हैं और हवा में छोड़ा गया तीर सही निशाने पर जाके लगता है। दोस्तों, यहाँ पर आपसे एक छोटी सी प्रार्थना, अगर आपने कहानी यहाँ तक देखी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इस छोटे से चैनल को ग्रो करने का एक मौका दीजिए। तो कहानी शुरू करते हैं। और तो समाधान पाटिल को जब पुलिस कहती है कि हमें पता चल चुका है तुमने कैसे और क्यों इस घटना को अंजाम दिया, यानी कि मंगेश पाटिल को तुमने क्यों मारा, अब अच्छा रहेगा कि तुम अपने मुंह से ही सच बता दो। यह सुनकर समाधान पाटिल काफी ज्यादा डर जाता है और वह एक कड़वी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर आप सभी भी सन्न रह जाएंगे। समाधान पाटिल ने जो खौफनाक कहानी बताई, उस खौफनाक कहानी में 3 लोग शामिल होते हैं। सबसे पहले खुद समाधान पाटिल, दूसरे नंबर पर उसका दोस्त राजेंद्र पाटिल और तीसरे नंबर पर मंगेश पाटिल की मां गीताबाई। जी हाँ, मंगेश पाटिल की मां गीताबाई। आपको सुनकर थोड़ा शौक लग रहा होगा, लेकिन शायद आप लोगों ने ऐसा गैस भी किया होगा कि उसकी मां उसमें शामिल हो सकती है। खैर, आगे वो बताता है कि पहले तो अपने मामा मामी के घर नॉर्मल आया जाया करता था और शुरू में मैंने बताया था कि उसके जो रिलेटिव हैं वो उसी गांव में रहते हैं, तो उनमें से एक ये भी था। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये मैंने आपको कहा था कहानी के शुरू में। तो उसी गांव में उनका भांजा भी रहता था, उसका उस घर में आना जाना था। और फिर उसका जो मामा है वो ज़्यादातर काम में रहता था, उसकी मामी घर में अकेली रहती थी, बच्चे भी स्कूल चले जाते थे और उसका आना जाना ऐसे ही लगा रहता था। धीरे धीरे अकेलेपन की वजह से दोनों कब प्रेम रिश्तों में भूलकर इतने करीब आ जाते हैं और अवैध संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि समाधान पाटिल अपनी मामी से ही अवैध संबंध रखना शुरू कर देता है और उन्हें भी खुद पता नहीं चलता। फिर एक दिन अचानक से समाधान पाटिल अपने एक दोस्त राजेंद्र पाटिल को बातों ही बातों में यह बात बता देता है। वह अपने मामा के घर जाता है और अपनी अकेली मामी के साथ कैसे मौज उड़ाता है। उसके इस तरीकों से, उसकी बातों से, वो जिस तरह से एक्सप्लेन करता है, उसका दोस्त राजेंद्र पाटिल, उसके मन में भी अंदर वो इच्छा जाग उठती है, वो मचल उठता है और वो अपने दोस्त समाधान पाटिल से कहता है कि यार मेरा भी कोई जुगाड़ करा दे। फिर समाधान पाटिल अपनी मामी से बात करता है कि मेरा एक दोस्त भी है, वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ करना चाहता है, हम दोनों मिलकर मजे करेंगे और तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है। फिर उसकी मामी भी इस बात से एग्री हो जाती है। अब इसलिए समाधान पाटिल के साथ साथ राजेंद्र पाटिल का भी गीता भाई के घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। कभी कभी दोनों साथ में जाते और कभी कभी बारी से। तो ये सिलसिला ना काफी लंबे समय से चलता रहा और किसी को कानो खान खबर नहीं हुई, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड को भी कभी पता नहीं चला उसके पीछे क्या क्या होता है। लंबे समय के बाद, यानी कि 2 फरवरी 2019, और वो शनिवार का दिन आता है जिस दिन मंगेश पाटिल गायब हुआ था। शनिवार होने के कारण मंगेश पाटिल को हाफ डे की छुट्टी हो जाती है और वह घर पे चला जाता है। घर पे आने के बाद वह अपनी मां को टॉयलेट का बोलकर टॉयलेट के लिए चला जाता है और इधर पीछे से राजेंद्र पाटिल उसके घर में आ जाता है। अब राजेंद्र पाटिल कौन है, अगर आप भूल गए हों तो मैं बता देता हूं कि समाधान पाटिल का दोस्त राजेंद्र पाटिल, जिसका नाम उसने जब कहानी सुनाई थी उसमें लिया था, अब वो जो होता है वो उसके घर में क्या लेने आया है, क्यों लेने आया है, ये सब तो आप समझते ही हैं। और वो दोनों अपना काम शुरू कर देते हैं। अब मंगेश पाटिल की मां भूल चुकी थी कि उसका बेटा मंगेश स्कूल से आ चुका है और टॉयलेट करने के लिए बाहर गया है और वो कभी भी घर पर आ सकता है। उसने दरवाज़ा भी नहीं लगाया था, बस ऐसे ही अड़ा हुआ था। वो दोनों अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं। अब मंगेश पाटिल बेचारा छोटा सा बच्चा, वो टॉयलेट करके घर पे वापस आता है, दरवाजे को बाहर से ही खोलता है और खोलने के बाद जो नज़ारा देखता है आप समझ सकते हैं कि उसके बाल मन में उसका क्या प्रभाव पड़ा होगा और उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, हड़बड़ाहट में आकर के राजेंद्र पाटिल ने पास में रखी एक लाठी उठाकर
उसके सर पर दे मारी, उससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। हालांकि मंगेश पाटिल बेचारा ख़त्म तो हो ही चुका था। अब उसे बोरे में भरने के बाद उसकी माँ पहले तो समाधान पाटिल को बुलाती है, यानी कि अपने भांजे को बुलाया जाता है और वो भी वहाँ पर आ जाता है। फिर उसे सारी वारदात के बारे में बताया जाता है, उसे अपने प्लान में शामिल कर लिया जाता है। और जब काफ़ी रात हो जाती है, गांव का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ा सर्दियों का माहौल था और अब आसपास के लोग नहीं दिखाई पड़ रहे होते, तो वो दोनों आते हैं और साथ में उसकी माँ भी मिल करके उस बोरे को वहाँ से ले जाती है और जंगली एरिया के साइड में ले जाकर तेजधार हथियारों से उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके वहाँ फेंक दिए जाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद हर एक इंसान, हर एक गांव वाला सन्न रह जाता है कि यह वही औरत है, वही माँ है जो कुछ दिन पहले बच्चे के खोने पे इतना रो रही थी और इतनी एक्टिंग कर रही थी। हालांकि वो तो एक्टिंग ही थी। खैर दोस्तों, ये कलयुग चल रहा है और इसीलिए आपको यहाँ पे आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं।